हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो इस हफ्ते वोडाफोन आइडिया काफ़ी न्यूज़ में रहा है, उसमें काफ़ी नई खबरें आई हैं और इस कारण स्टॉक में काफ़ी यहाँ पे उथल फुथल भी देखने को मिली है। इस वीडियो में हम आपको वोडाफोन आइडिया में जितनी भी खबर इस हफ्ते आई हैं उसके बारे में बताएंगे और क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है और क्या क्या इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस पे हो सकता है ये भी बताएंगे। और साथ ही में हम आपको बताएंगे हमारा इस स्टॉक पे व्यू क्या है और आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और टारगेट प्राइस क्या होने चाहिए। देखिए, ओवरऑल यहाँ पे जो हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं वो सब्सक्राइबर डेटा के बारे में करेंगे। उसी के अलावा कुमार मंगलम बिरला ने जो कमेंट किया है एक इंटरव्यू में बताया है, उनकी फंडिंग के बारे में बताएंगे। फिर एजीआर केस का अपडेट देंगे। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि जो इक्विटी डाइल्यूशन, जो कि अभी जो उनका फंड रेजिंग प्लान है वोडाफोन आइडिया का, उसमें एक इक्विटी डाइल्यूशन यहाँ पे हो सकता है जो कि करंट शेयर होल्डर्स के लिए नेगेटिव है। तो आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और वोडाफोन के शेयर होल्डर है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। देखिए, सबसे पहली जो खबर है टाटा यहाँ पे TRAI ने जो सब्सक्राइबर डेटा निकाला है उस पे है। देखिए, अभी जो वोडाफोन आइडिया का मार्केट शेयर है वो 25% रह गया है, एयरटेल 29% है, वहीं पे जियो का 35% है। नवंबर के महीने में जहाँ भारतीय एयरटेल ने 43 लाख सब्सक्राइबर ऐड किए तो वोडाफोन आइडिया ने अपने 28 लाख सब्सक्राइबर गंवाए हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे ओवरऑल जो नेट एडिशंस पूरे इंडस्ट्री में हुए तो 33 लाख हुए। मतलब जहाँ पूरी इंडस्ट्री में सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, यहाँ वोडाफोन आइडिया के कंटिन्यू हर महीने यहाँ पे हम देखेंगे तो लगभग कितने महीनों से यहाँ पे सब्सक्राइबर का लॉस होता जा रहा है। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव खबर है। अब ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि अगर सब्सक्राइबर ही कम होते गए तो यहाँ पे इसलिए प्रॉब्लम में आ जाएगी कि फिर जो मेजर अर्निंग सोर्स है वो सब्सक्राइबर ही है। अगर वही कम होते जाएंगे तो वोडाफोन आइडिया का जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यू डिक्लाइनिंग उसमें जाता जाएगा। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव खबर यह है कि वोडाफोन आइडिया के जो एक्टिव सब्सक्राइबर है वो करीबन 90% है। मतलब आपने सिम ले ली और आप कंटिन्यू रिचार्ज कराते जा रहे हैं, ऐसे करीबन 10 में से 9 लोग हैं। ये जो फिगर है ये हायर है, अभी जियो से ज़्यादा है क्योंकि जियो में 80% ही एक्टिव सब्सक्राइबर है, लेकिन एयरटेल से कम है। एयरटेल में 97% यहाँ पे एक्टिव सब्सक्राइबर है। तो ये सब बातें रही। अभी अगर हम लोग बात करते हैं कुमार मंगलम बिरला जी ने क्या कहा है, तो उन्होंने बताया कि $2.4 बिलियन की उन लोग ने करीबन अभी तक इन्वेस्टमेंट प्लान्स निकाल चुके हैं वो लोग उनके सभी आदित्य बिरला ग्रुप के सभी बिजनेस में, जिसमें से सबसे बड़ा अनाउंसमेंट ग्रासिम ने किया था। 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो लोग करने वाले हैं, पेंट इंडस्ट्री में वो लोग अभी घुसने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे अनाउंसमेंट है। पर अभी वोडाफोन आइडिया या उनके टेलीकॉम कंपनीज से रिलेटेड उन लोग ने कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं किया है, ना ही कोई संकेत दिए हैं कि हम लोग कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं आने वाले कुछ टाइम में। हमें देखना ये रहेगा कि आने वाली जो फंडिंग है उसमें प्रमोटर्स कितना पार्टिसिपेट करते हैं, कितना इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ओवरऑल जो कुमार मंगलम बिरला ने कमेंट दिया है वो वोडाफोन ग्रुप के लिए पॉजिटिव है क्योंकि वो सब ग्रुप में पैसा लगा रहे हैं, हर ग्रुप कंपनीज, हर ग्रुप बिजनेस में। तो ये माना जा रहा है कि भाई थोड़ा बहुत पैसा वोडाफोन आइडिया को भी प्रमोटर के थ्रू मिलेगा। तो देखिए आने वाले टाइम में कैसा यहाँ पे रोल आउट होती है चीज़ें, कैसी न्यूज़ निकलती है, कैसी खबरें आती है, ये हमें देखना रहेगा प्रमोटर की तरफ से। उसी के अलावा मैं आपको बता दूँ कि जो आने वाले 4G ऑक्शंस है वोडाफोन आइडिया को सबसे कम पैसा लगाना है और सबसे कम स्पेक्ट्रम चाहिए क्योंकि उनकी जो एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम्स है वो काफ़ी हैं और जो उनको नए जो रिन्यूअल करवाने हैं वो काफ़ी कम है। जो सबसे ज़्यादा पैसा लगाना है वो जियो को लगाना है। तो ये एक पॉजिटिव खबर है। और अगर मैं आपको बता दूं एजीआर केस का जो अपडेट है वो ये है कि वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज ने तीनों ने यहाँ पे एजीआर की जो कैलकुलेशन है उसको रिवाइज करने के लिए एप्लीकेशन फाइल की है, बट इसकी अभी तक पहली सुनवाई भी नहीं हुई है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी है। लेकिन अगर एजीआर कैलकुलेशन यहाँ पे फेवर में आता है डिसीजन, तो ओवरऑल जो वोडाफोन आइडिया का जो एजीआर का ड्यू है वो करीबन 50% से कम हो सकता है। तो ये बहुत ही बड़ी यहाँ पे जीत होगी, पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर होगी और सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव खबर होगी वो होगी वोडाफोन आइडिया के लिए। अब हमारे एक एक्सक्लूसिव एनालिसिस की बात करते हैं जिसमें अभी जो एक खबर आई है उसमें यह कहा गया है कि वोडाफोन आइडिया में अब जो फंड रेजिंग पहले जो अप्रूव किया था 25,000 करोड़ का, जिसमें 15,000 डेब्ट थी और 10,000 करोड़ की इक्विटी थी, अभी ये कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐसा माना जा रहा है कि अब जो टोटल फंड रेजिंग है वो सारी की सारी इक्विटी से ली जाएगी। 25,000 करोड़ की इनकी जो फंड रेजिंग है वो टोटल यहाँ पे इक्विटी से ली जाएगी। लेकिन
यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर इक्विटी से ली जाती है तो यहाँ पे करंट शेयर होल्डर्स के लिए इक्विटी डाइल्यूशन होगा। वो कैसे होगा मैं समझाता हूँ, लेकिन वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए एक नेगेटिव खबर है। पॉजिटिव बात यह है इक्विटी फंडिंग में कि जो डेप्ट है वो डेप्ट नहीं बढ़ेगी और ना ही फंडिंग कॉस्ट बढ़ेगी, ना ही ब्याज ज़्यादा से बढ़ेगा। तो हमने देखा कि इक्विटी जहाँ पे एक कोई पॉजिटिव पहलू है तो कोई नेगेटिव पहलू भी है। अभी नेगेटिव कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अभी करीबन वोडाफोन के 2800 करोड़ शेयर होल्डर है, ठीक है। और मान लीजिए कल को 25,000 करोड़ की जो फंडिंग आती है और उसे 12 रुपये में यहाँ पे इशू किया जाता है, मतलब 25,000 करोड़ यहाँ पे 12 रुपये में पर शेयर पे यहाँ पे उठाई जाती है, तो जो नए नंबर ऑफ शेयर्स इशू होंगे बाजार में जो आएंगे वो करीबन 2,000 हो जाएंगे। तो इस कारण से वोडाफोन आइडिया के टोटल नंबर ऑफ शेयर करीबन 5,000 करोड़ हो जाएंगे। अब 5,000 करोड़ होते ही क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास अभी 10% स्टेक है, ठीक है, पर आप यहाँ पे जो नई फंडिंग आ रही है वो 12 रुपये में आप पार्टिसिपेट नहीं करते, तो क्या होगा कि अगर यहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का जो स्टेक है वो कम हो जाएगा। कैसे? अभी तो आपके पास 2800 करोड़ शेयर है, ठीक है, लेकिन 2800 करोड़ ही टोटल है, लेकिन अगर फंडिंग आती है और नए लोगों से आती है तो यहाँ पे टोटल शेयर 5,000 करोड़ हो जाएंगे और 5,000 करोड़ में आपका स्टेक कितना रह जाएगा? 2800 करोड़ ही। तो इस कारण से क्या होगा, जिन लोगों का अभी 100% शेयर है उनका जो स्टेक है कंपनी के अंदर 57% रह जाएगा। अब ऐसा से क्या होगा कि 42% का इक्विटी डाइल्यूशन होगा। यहाँ पे जो है ये डाइल्यूशन इन टर्म्स ऑफ स्टेक है, परसेंटेज में है और नंबर ऑफ शेयर्स के थ्रू है। और यहाँ पे मैं एक और, इसमें ये नेगेटिव है। क्यों? अभी आप मान लीजिए एक किसी कंपनी में आप 100% के शेयर होल्डर है, लेकिन कल को आपको कहा जाए कि आप 50% के शेयर होल्डर हो जाएंगे, तो इस कारण से यहाँ पे ये जो शेयर प्राइस है उस पर एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अभी आप मेरे से पूछना चाहेंगे कि ऐसा कभी हुआ है क्या कि कोई नए शेयर इशू हुए हों और यहाँ पे शेयर प्राइस पे नेगेटिव इंपैक्ट आया हो? तो बिल्कुल हुआ है। जब 15,000 करोड़ का एफपीओ आया था येस बैंक का, तब उसका भाव था 25 रुपये। जब यहाँ पे शेयर्स 12 रुपये में इशू किए थे, तो वो जो शेयर इशू किए थे वो बाजार में इतने नए शेयर इशू किए थे कि जो येस बैंक के जो टोटल नंबर ऑफ शेयर थे वो डबल हो गए थे और जो इक्विटी डाइल्यूशन था वो करीबन 50% था, जिसके कारण वो भाव 25 रुपये से 12 रुपये आया था। तो आप समझ सकते हैं इक्विटी डाइल्यूशन ऐसे होता है। अभी हमारी टीम ने क्या किया है, हर भाव पे हर तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो मैं आपको समझाऊं, अगर 25,000 करोड़ पे 12 रुपये से लिया जाता है तो यहाँ पे 42% की इक्विटी डाइल्यूशन होगी। 25,000 करोड़ अगर 15 रुपये से लिया जाता है तो 36% की होगी। वहीं पर अगर मान लीजिए फंडिंग 15,000 करोड़ 12 रुपये पे ली जाती तो 30%, 15,000 करोड़ 15 रुपये पे 25% का डाइल्यूशन, 10,000 करोड़ से अगर 12 रुपये पे लिया जाता है तो 22% और 10,000 करोड़ पे अगर पैसा जुटाया जाता है 15 रुपये पर शेयर पे तो 18% का डाइल्यूशन होगा। अब डाइल्यूशन से शेयर प्राइस पे क्या इंपैक्ट होगा? आप मान के चलिए कि जितना डाइल्यूशन हो रहा है लगभग उतना यहाँ पे शेयर प्राइस टूटने के चांसेस हैं। देखिए, अभी इस पे बहुत सारे फैक्टर होंगे। क्यों? अभी हम लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं ज़्यादा कि शेयर प्राइस पे क्या इंपैक्ट होगा, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता है कि ये जो प्लान है 25,000 करोड़ की फंडिंग कब आएगी, कितने रुपए पे आएगी और कितने अमाउंट से आएगी। तो अभी तक कहना बहुत मुश्किल है। अभी हमने हर तरफ से यहाँ पे सोचा है। तो मैं आपको ओवरऑल बताऊं, अगर ये बाजार के भाव से ज़्यादा पे आती है तो इक्विटी डाइल्यूशन कम होगा और अगर कम पैसा जुटाया जाता है तो भी यहाँ पे इक्विटी डाइल्यूशन कम होगा। लेकिन मान लीजिए अगर 10 रुपये पे आ जाती है और जो पैसा है वो 25,000 करोड़ जुटाया जाता है तो यहाँ पे इक्विटी डाइल्यूशन सबसे ज़्यादा होगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आप जो है कि हम लोग इतना एनालिसिस करते हैं, तो ये जो एनालिसिस है, ये जो आप इक्विटी डाइल्यूशन का एनालिसिस है, ये शायद अभी तक किसी ने भी वोडाफोन पे नहीं किया होगा और ये बहुत बड़ी रिस्क है। अगर ऐसा डाइल्यूशन होता है तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए नेगेटिव खबर हो सकती है, लेकिन जैसा कि बाजार में अभी तक लोगों ने और एनालिस्ट ने इतना सोचा नहीं है तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं आया। मैं भी यही मानता हूँ, इंपैक्ट नहीं आएगा जब तक कोई कॉन्क्रीट प्लान फंड रेजिंग पे अनाउंस नहीं हो जाता। और वोडाफोन आइडिया की जो AGR लाइबिलिटीज़ है वो करीबन 85,000 करोड़ की है और उसके अलावा उनकी डेब्ट भी बहुत सारी है। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ उन्हें 25,000 करोड़ तो कम से कम चाहिएंगे ही चाहिएंगे। और उनका जो रेवेन्यू है वो भी यहाँ पे डिक्लाइन होता जाएगा क्योंकि सब्सक्राइबर लॉस भी है। तो जो कैश जनरेटिंग पावर है कंपनी की कम होती जा रही है। तो यहाँ पे कम से कम 25,000 करोड़ रुपए तो चाहिए, क्योंकि आने वाले 4G ऑक्शंस भी हैं और इनको AGR का पेमेंट भी करना है। AGR का पेमेंट कब करना है? तो AGR का पेमेंट अगले फरवरी में करना है। तो मैं आपको बताऊं कि अभी यहाँ पे क्या होगा, तो मैं आपको अभी जो ओवरऑल हमारा स्टॉक पे व्यू है वो न्यूट्रल है। जिन लोग ने खरीद रखा है वो इस भाव पे बने रहे।
हो सकता है यहाँ पे अभी थोड़ी बहुत यहाँ पे प्राइस हाइक आए या टैरिफ हाइक आए तो यहाँ पे फ्लोर प्राइसिंग आ जाए, तो ये सब चीज़ें थोड़ी पॉजिटिव होगी। लेकिन आपको मैं बता दूं Q3 रिजल्ट कुछ खास नहीं होने वाले। ये लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉस में ही रहेगी, और जो लगातार सब्सक्राइबर लॉस का जो प्रॉब्लम है वो वापस कंपनी को खाता जाएगा। तो रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट जरूर डिक्लाइन होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर सब्सक्राइबर ही कम होते जा रहे हैं तो यहाँ पे डिक्लाइन होना बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सिंपल सी बात है, रेवेन्यू भी डिक्लाइन होगा, ये भी डिक्लाइन, प्रॉफिट भी डिक्लाइन होगा, तो इक्विटी डाइल्यूशन भी है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे फ्रेश बाइंग ना करें। और मेरा तो हमारे जितने भी आप वीडियो देखेंगे टेलीकॉम सेक्टर पे, हमारी जो बेस्ट पिक है इस साल के लिए वो है भारती एयरटेल। उस पर हमारा जो टारगेट है करीबन 750 रुपये का है। इस पे हमारा जो वोडाफोन आइडिया पे हमारा न्यूट्रल व्यू है, 11-12 रुपये के करीब ये ट्रेड होगा। लेकिन कोई बड़ी फंडिंग आती है, कोई बड़ा इन्वेस्टर आता है, मान लीजिए अगर फंडिंग 15 रुपये पे हो जाती है या 20 रुपये पे हो जाती है, तो एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव खबर होगा। ओवरऑल यहाँ पे एक जो इक्विटी डाइल्यूशन जो नेगेटिव खबर है, एक पॉजिटिव खबर ये होगी कि जो अभी कंपनी की नेटवर्थ नेगेटिव है और बुक वैल्यू पर शेयर भी जो नेगेटिव है वो यहाँ पे थोड़ी बहुत इंप्रूव होगी। तो ये सब चीज़ें हैं। इक्विटी डाइल्यूशन आज हम लोग ने समझा कि ये कैसे काम करता है। तो कल को कोई भी नई कंपनी जब भी एफपीओ लाए या कोई नए शेयर इशू करे, भले वो किसी को भी करे, ये नहीं बोल रहे कि जनरल पब्लिक को करे, भले वो बड़े इन्वेस्टर को करे, क्यूआईपी में करे या कैसे भी करे, तो यहाँ पे इक्विटी डाइल्यूशन होता है। और वो इसका इतना इंपैक्ट नहीं आता है क्योंकि बहुत कम होता है। लेकिन वोडाफोन के केस में अगर इतनी बड़ी फंडिंग लानी है 25,000 करोड़ की, तो यहाँ पे डाइल्यूशन बहुत यहाँ पे नॉर्मल बात है। सबसे बड़ी जो इक्विटी डाइल्यूशन अभी तक देखी गई है वो येस बैंक में देखी गई है, क्योंकि उसमें इतने शेयर इशू हो गए थे जितने बाजार में थे। तो वो वोडाफोन के केस में भी हो सकता है क्योंकि उन्हें भी बहुत सारा पैसा चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। इक्विटी डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट अभी हम लोग और बताएंगे आने वाले टाइम में, और वोडाफोन आइडिया पे अपडेट देते रहेंगे। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम इसी तरह के एक्सक्लूसिव एनालिसिस और शानदार यहाँ पे आपको इंसाइट्स बता सके वोडाफोन आइडिया या बाकी सभी स्टॉक मार्केट की कंपनीज पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।